रुक रुक कर पढ़ना, सिर हिलाते हिलाते पढ़ना, गाते हुए पढ़ना या नहीं तो मौन रहकर पढ़ना। ये क्या है? अशुद्ध उच्चारण के संकेत है। क्या क्या है बोलो? अशुद्ध उच्चारण के संकेत एक बार बोलो। रुक रुक कर पढ़ना, दबे स्वर में पढ़ना, सिर हिलाते हुए पढ़ना, गाते हुए पढ़ना, मौन रहकर पढ़ना। मौन रहकर पढ़ते को तो नहीं आता तो क्या करते? मौन रहकर करते। ओके नेक्स्ट, शुद्ध उच्चारण के संकेत। शुद्ध उच्चारण शब्दों के बीच बीच में विराम देते हुए पढ़ना చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి। మంచిగా చదవొచ్చిన వాడు ఏ విధంగా చదువుతాడు, చదువు రాని వాడు ఎలా చదువుతాడు? చదవొచ్చిన వాడు ఏమని చదువుతాడు? శబ్దం के बीच बीच में विराम देते हुए पढ़ना అంటే ఎక్కడ కామా ఉంది, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది అవన్నీ చూస్తూ शुद्ध उच्चारण। धैर्य के साथ पढ़ना। कैसा? धैर्य के साथ पढ़ना, धैर्य रहना। नेक्स्ट, मीठे स्वर में पढ़ना। मीठे स्वर। ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, కవిత ఉందనుకోండి, కవితను కవితలాగానే చదవాలి, కాకు లేకుండా మనం గంభీరంగా గుడ్డు చదవకూడదు। ये मीठे स्वर में पढ़ना। नेक्स्ट क्या है? लय के साथ पढ़ना। ये भी वही लय, सुर, लय, ताल के साथ पढ़ना व बोलना। समर्थता के साथ पढ़वा बोल सकना। समर्थता के साथ पढ़वा बोल सकना, यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं सही सही पढ़ना। ओके, शुद्ध उच्चारण के संकेत क्या क्या है बोलो अम्मा? मीठे स्वर में पढ़ना, सुर, लय, ताल के साथ पढ़ना और समर्थता के साथ पढ़वा बोल। अशुद्ध उच्चारण में क्या करता उन्हें? रुक रुक कर पढ़ता, दबे स्वर में पढ़ता, सिर हिलाते हुए पढ़ता, गाते हुए पढ़ता। इसके अपोजिट ये। ओके चलो, उच्चारण को अब तक क्या कर रहे हैं? सब सुनना बोलना के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर उच्चारण को कैसे सुधारना? सुधार करना नहीं करना, निवारण करना नहीं करना, उनका करना कैसे करते देखो। टीचर होने के नाते तुम क्या करते थे? उच्चारण को सुधारने के उपाय पाणिनि के अनुसार उच्चारण सुधारना के 2 उपाय। कितने उपाय हैं? 2 उपाय। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। शुद्ध शब्दों का अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप में उच्चारण करवाना। बच्चों को अशुद्ध जो पढ़ रहा है उसे सही पढ़ने के लिए उसको शुद्ध रूप से पढ़ाना। नेक्स्ट, शुद्ध उच्चारण का साहचर्य। ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి చదవడం వస్తలేదు, ఇంకో అబ్బాయి బాగా చదువుతున్నాడు, వాడిని ఇద్దరు జంట కట్టాలి। కడితే వాడు ఏమవుతాడు? ఇద్దరు వాడు అతనికి రీడింగ్ నేర్పిస్తాడు। అర్థమవుతుందా? पाणिनि के अनुसार उच्चारण सुधारने कितने उपाय है? 2 है। अशुद्ध को शुद्ध करना और शुद्ध पढ़ने वालों के साथ उसका साहचर्य कराना। नेक्स्ट, पाणिनि के अनुसार शुद्ध उच्चारण के श्रेष्ठ ढंग है साहचर्य में अशुद्ध उच्चारण वाले बालक को शुद्ध उच्चारण वाले बालक के साथ कार्य करने का प्रेरणा देना इसका उद्देश्य। చెప్పినాను కదా ఇప్పుడే, రాని వాడికి వచ్చే వాడితో కూర్చోబెడితే వాడు ఏమవుతారు? వాడిని ప్రేరణ తీసుకొని వాడు చదువుతారు। नेक्स्ट, यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक बोले तो क्या है? पढ़ना। फिर किस तरह से अभिव्यक्ति करना, बाहर किस तरह से लाते हैं उसके बारे। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? बालक का सही सही उच्चारण कर सकना, यह उसके उच्चारण क्षमता का व्यक्त करता है। बालक सही सही उच्चारण कर सकता है మంచిగా చెప్తాడా? यह उसके उच्चारण क्षमता वाणी वॉइस ఉంటది, వాగ్య దాని మీద डिपेंड అవుతుంది। उच्चारण अक्षर शब्द पद। पहले उच्चारण वॉइस, अक्षर, इसके बाद शब्द, उसके बाद पद। पद बोलते क्या है? वाक्य। ओके, बोलते शब्द चल। वाक्य आदि का उच्चारण पृथक होता है। इसमें अर्थपूर्ण संदर्भों वो की
कमी होती है। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण संदर्भ में होती है। మౌఖిక అభివ్యక్తి బోధస ఏదో ఒకటి గలగలగా చదవడం కాకుండా దాని కరెక్ట్ గా అర్థం అనేది ఉండాలి. అప్పుడే పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు, దాన్ని రీడ్ చేస్తారు. అభివ్యక్తి కన్నా ముందు బాహర్ నికాల్. ఓకే, మౌఖిక అంటే ఏంటి, అభివ్యక్తి అంటే ఏంటిదమ్మా, ప్రకటీకరణ, ఓరల్. మౌఖిక అంటే ఏంటిది, ఓరల్. ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా మన దాంట్లో. ओके, ये में उच्चारण अक्षर शब्द पद वाक्य आदि का उच्चारण पृथक अलग होता है. ओके, इसमें अर्थपूर्ण संदर्भों की कमी होती है. मौखिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण संदर्भों में ही होती है. మరి అర్థం అనేది కరెక్ట్ గా ఓరల్ లో ఉండాలి. మౌఖిక అభివ్యక్తి के उद्देश्य, మరి మౌఖిక అభివ్యక్తి మనము ఏ విధంగా అడుగుతాము, పిల్లలు ఏ విధంగా మనకు దానికి उद्देश्याలు ఏంటో చూద్దాం. प्रश्नों के उत्तर दे सकना ओरल का है या नहीं. ओरल सुनो बोलो में है ना कि 5 मार्क्स पढ़ने के, 5 मार्क्स बोलने के, लिखने के है नहीं. तो यह मौखिक अभिव्यक्ति में हम कैसे पूछते, मौखिक अभिव्यक्ति कैसे बाहर निकालते बच्चों को. प्रश्नों के उत्तर दे सकना, अपरिचित व्यक्तियों से बातचीत कर सकना, తెలియని వాళ్ళతో మాట్లాడడం నేర్పించాలి. సందర్భానుసార అభివ్యక్తి कर सकना, సందర్భాన్ని బట్టి వాళ్ళని మాట్లాడడం, వాళ్ళలో ఏంటి క్షమతని తీసుకురావాలి. कारण बताते हुए बातचीत कर सकना, కారణాన్ని చెప్తూ మాట్లాడడం వాళ్ళకి నేర్పించాలి. ఇక్కడ మౌఖిక అభివ్యక్తి అంటేనే ఏంటి, వాళ్ళ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి. వాళ్ళ ఏంటి చెప్పే కళని బయటికి తీసుకురావాలి. ఇలాంటప్పుడు ప్రశ్నోత్తరం కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి ప్రశ్నలకి. తర్వాత ఎవరైతే తెలియని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళతోని మాట్లాడడం నేర్పించాలి. సందర్భాన్ని బట్టి మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు స్కూల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. ఏంటి, स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा, समझो. संदर्भ के अनुसार बात करें. स्वास्थ्य कार्यक्रम में दूसरे के बारे में नहीं बोल, विज्ञान के बारे में कार्यक्रम अनुसार विज्ञान के बारे में बोलना. स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो स्वतंत्रता दिवस के बारे. संदर्भ के अनुसार बच्चा बातचीत कर सकना और क्या कारण बताते हुए बातचीत करना. अब हम किस तरह से साइंस डे मनाते, साइंस डे क्यों मनाना, उसका कारण भी बच्चा बता सकता. ये सभी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य. क्या क्या है बोलो, प्रश्नों के उत्तर दे सकना, अपरिचित बोलो, अपरिचित व्यक्तियों से बातचीत कर सकना, संदर्भ अनुसार अभिव्यक्ति कर सकना, कारण बताते हुए बातचीत कर सकना. सभी मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य. और एक इसमें चाहता है शब्द भंडार का उपयोग कर सकना. शब्द भंडार यानी कि शब्दों को सही तरह से पढ़ सकना. संवाद, भाषण, गायन, वाद विवाद आदि सीखना मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य. అర్థమవుతుందా? ఇది ఓరల్, ఇది ఎలా అడుగుతారు తెలుసా, ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇది అప్లికేషన్ లో అడుగుతారు మీకు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు आप एक क्या बोलते हैं 8वीं कक्षा के अध्यापक होने के नाते बच्चों को क्या है संवाद प्रक्रिया में यानी तो भाषण प्रक्रिया में निपुण बनाने के लिए निपुण बनाएंगे. तो हम इस उद्देश्य का पूर्ति करें. कौन सी उद्देश्य की, मौखिक अभिव्यक्ति. कौन सी अभिव्यक्ति की, मौखिक अभिव्यक्ति. ओके, अब देखो एग्जाम्पल और क्या है, संवाद है ना, हिंदी दिवस संवाद है ना, 7th क्लास 7वीं कक्षा का हिंदी दिवस पाठ जो है संवाद, यह पाठ इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है. कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता, मौखिक अभिव्यक्ति. समझ रहे बात. तो प्रश्न इस तरह से आएंगे. तो मौखिक अभिव्यक्ति के क्या क्या है, प्रश्नों के सही उत्तर देना, अपरिचित व्यक्तियों से बातचीत करना, संदर्भ अनुसार अभिव्यक्ति करना, कारण बताते हैं बातचीत करना और शब्द भंडार का उपयोग करना, संवाद, भाषण, गायन. गायन అంటే సింగింగ్ కూడా ఇందులోనే వస్తుంది. మౌఖిక ఓరలే కదమ్మా, సాంగ్స్ వాడలే కదా, క్రియ ఉందా ఏమన్నా లేదు కదా, ఓరల్ కదా. गायन, वाद विवाद, डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद అంటే తెలుసా, आदि सिखाना मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य. वार्तालाप शिक्षण के भी इसलिए चाहते हैं, वार्तालाप शिक्षा नहीं, वो अलग है. फिर ये मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने के मनोवैज्ञानिक विधियां क्या है. देखो, मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने की 3 विधियां अब तक उद्देश्य पढ़े. किसके, ओरल की.
अब विधियां फिर कैसे सिखाना, कौन सिखाते, परिवार या वातावरण, नेक्स्ट क्या अनुकरण या अभ्यास, समझ रहे। ఓరల్ అనేది ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం, ఫస్ట్ ఇంట్లో లేదా వాతావరణం, తర్వాత ఏంటి अनुकरण అంటే जो बोलते हैं उसे देखकर बच्चा सीखता। तीसरा क्या है अभ्यास, अगर वो बोल नहीं सक रहा, परिवार में भी नहीं सीखा, अनुकरण से भी नहीं सीखा, कैसे सीखता, లాస్ట్ పార్ట్। ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి ఇస్తాము, ఏమి ఇస్తాము, అదేంటి భాష నియమం అని చెప్తాము, ఏంటి స్వతంత్రత దివస్ గురించి భాష నియమం అని అంటాం। వాడు ఏం చేస్తాడు, దాన్ని పరివారంలో నేర్చుకుంటాడా, అనుకరణలో నేర్చుకుంటాడు, ఎక్కడ నేర్చుకుంటాడు, అభ్యాసలో నేర్చుకుంటాడు। अर्थमौतुदा मौखिक अभिव्यक्ति की विधियां कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार की है। क्या क्या है, परिवार, वातावरण, अनुकरण या क्या है अभ्यास। नेक्स्ट परिवार, किसी भी व्यक्ति के लिए पहली पाठशाला परिवार है, ये तो सभी को मालूम है। ओके, यदि बालक आलू को रोटी को रोटी कहता है तो यह परिवार की जिम्मेदारी है कि उसके उच्चारण सुधारे। अर्थमौतुदा लेकिन अदे अलवाट అయిపోతది వానికి, रोटी रोटी दो तोंगले बना हुआ करता, तो छोटा है तो अच्छा लगता है, बड़े जब क्या बोलते हैं हंसी मजाक करते। इसलिए पहला परिवार की जिम्मेदारी है कि उसकी उच्चारण सुधार, మనకి ఏం చేయాలి, మన మాటలు అనేది కరెక్ట్ గా నేర్పించాలి, ఉచ్చారణ అనేది కరెక్ట్ నేర్పించాలి, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉంటారు కదా, అదే అలవాటు చేయకూడదు। అందుకే मौखिक अभिव्यक्ति सुधारने की विधियों में सबसे पहली विधि क्या है, परिवार। नेक्स्ट अनुकरण, बच्चे अक्सर अनुकरण के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, यदि यही कारण है कि माता पिता तथा घर के अन्य सदस्य अनुकरण के लिए आदर्श उदाहरण होते हैं। अब देखो बच्चों को क्या करते हैं, हम मम्मी बोलो पापा बोलो ऐसा बोलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अनुकरण यानी उच्चारण में सही उच्चारण, अगर बच्चा सही नहीं बोल रहा तो सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, घर के अन्य सदस्य भी उसे क्या करना चाहिए, अगर वो सही नहीं बोल रहा, रोटी को रोटी कह रहा है तो उसे रोटी कहने के लिए अनुकरण कराना, सिर्फ माता पिता की नहीं बल्कि घर के अन्य सदस्यों की भी ये जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट सकारात्मक सोच, अभ्यास भंग हो गया, अभ्यास बोले अच्छा अभ्यास यहाँ लिखते देखो। नेक्स्ट तीसरा क्या है अभ्यास, अब बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो अनुकरण से नहीं सीखा, उसे बार बार क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि ये किसके लिए होता, उच्चारण द्वारा, साधारण सोच, और किसको ये अभ्यास किसको कराना, बोलो माँ, मंद बुद्धि बालकों को कराना, किसको कराना, मंद बुद्धि बालकों का अभ्यास कराना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक विधि अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा साधारण सोच, परंपरागत कुरीति और मंद बुद्धि बालक आदि के अभ्यास के माध्यम से सफलता हो सकती है। यानी कि मंद बुद्धि बालकों की क्या हो सकती है, सफलता हो सकती है। बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए, तभी बच्चे मंद बुद्धि जैसे बालक क्या होते सकते। अब बाकी के बालक तो कैसा भी घर पे सीखते या नहीं तो अनुकरण से सीखते, बच्चे को मंद बुद्धि बालक कुछ क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कितने हो गए मनोवैज्ञानिक विधियां, 3, क्या क्या है, परिवार, अनुकरण और क्या है अभ्यास। सकारात्मक सोच, सकारात्मक अभिव्यक्ति, प्रेरणास्पद तथा नीति युक्त वचन का अनुकरण करने के लिए स्थितियां पैदा करना। बच्चों में अपन सही रहना, अपनी सोच कैसी रहना, 100% हमेशा बता रही हूँ आप लोगों को, सोच जो है पॉजिटिव है ना, क्योंकि बच्चों के लिए हम क्या है, रोल मॉडल। तो अगर हम सही तरीके से सकारात्मक सोच नहीं देंगे तो बच्चा सही नहीं होगा। इसलिए सकारात्मक सोच देना, सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए अपन प्रेरणा देना, और नीति युक्त वचन से अनुकरण करना। ओके, नीति युक्त अनुकरण से वचन कराने से ये स्थितियां पैदा होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक
इसमें नहीं आएगा तो विशेष मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं में 8 है। हम आप पूरे लिखते देखो। आप लोग नोट्स लिख ले रहे, मेरा वीडियो क्यों देख रहे तो नोट्स कैसे लिखते बोलो? हाँ ऐसा करे तो कैसा तुम लोग? मौखिक अभिव्यक्ति की 8 विशेषताएं कितनी है? हम 8 कितनी विशेषताएं हैं? 8 है। फर्स्ट वन मधुरता। पूरा रिकॉल होता देखो, स्कूल पूरा रिकॉल होता तुम्हारे दिमाग में घूमता है, वही चाहिए पूरा पढ़ाई से वाला। प्रभाव उत्पादकता। नेक्स्ट तीसरा है वहां पर गतिशीलता। गतिशीलता नेक्स्ट है हाव भाव युक्त होना। नेक्स्ट स्पष्टता। अब भी बोली शिष्टता, बोलो तो क्या आता बोलो? शिष्टता। नेक्स्ट समर्थता। ये तो है समर्थता। उपयोगिता। स्वाभाविकता। क्या क्या है बोला मैं एक बार? मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं मधुरता, प्रभाव उत्पादकता, बोलो गतिशीलता, हाव भाव युक्त होना, स्पष्टता, शिष्टता, समर्थता और उपयोगिता या स्वाभाविक। मधुरता कैसा है ना मालूम? मौखिक अभिव्यक्ति में मिठास होना चाहिए। मिठास यानी शक्कर खा के बोलना नहीं होता, बोली कैसे रहना, सुनने वाले को दिल को लगना, मधुरता। नेक्स्ट प्रभाव उत्पादकता, हम जो बात बोल रहे उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ा। अब देखो, अब अपन किसके बारे में बोल रहे हैं? किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में बोल रहे, उनके बारे में अपन सोच विचार करना। क्या बोली मैं? डॉक्टर चंद्रा के बारे में बोली। चंद्रा क्या थी? शारीरिक रूप से अपाहिज थी, फिर भी उसने अपनी मेहनत और लगन, चाहे जितने भी परेशानियां क्यों ना सामना करना पड़े, उसने मेहनत और लगन से क्या किया है? अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। लक्ष्य प्राप्ति ना होने पर भी निराश ना होकर उसने आगे बढ़ा। अब वो क्या है? जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर विज्ञान के क्षेत्र को उसने अपनाया है। तो जो हम कह रहे हैं प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव सामने वालों को होना चाहिए। प्रभाव उत्पादकता, वो समझ रहे बात को? जो बोल रहे हैं इसके, जो बोल रहे हैं हम लोग, जो हम कह रहे हैं उसका प्रभाव सामने वाले पे रहना चाहिए, वो प्रभाव उत्पादकता। और मधुरता तो मालूम है हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता है ना इसमें? गतिशीलता बोल तो भाषा में रसिकता, धारा, प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि सुर, लय, ताल। जैसे कविता पढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोई दोहा पढ़ रहे हैं तो सुर, लय, ताल के अनुसार हमें पढ़ाना। फ्लो चार्ट बोली ना मैं आप लोगों को, क्या है? नहीं फ्लो चार्ट यानी रेफरेंस से, गले से निकलते हैं, मुंह से, इस तरह से भाषा गतिशीलता। नेक्स्ट क्या है? हाव भाव युक्त होना। हाव भाव बोले तो भाषा मौखिक होने के साथ साथ संकेतों का सहारा ले सकती है। ओके, इन संकेतों को व्यक्त करने के लिए वक्ता शरीर का उपयोग करता है। हाथों द्वारा संकेत करना तो मुख्य भावों का उत्पादन करना। अब हम क्या है, किसी गंभीर इंसान के बारे में बता रहे तो हमारे फेस में भी एक्सप्रेशन आना और हमारे हाथ भी हाव भाव करना। वही मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य में मधुरता है, प्रभाव उत्पादकता है,
गतिशीलता है हाव भाव कंपलसरी ना। अब आप एक भाषण दे रहे, खड़े की माइक पकड़ सामने वाला नहीं सुनता। हम जो कह रहे हैं उसका प्रभाव रहना, मिठास रहना, गतिशीलता रहना, यानी कि विराम चिन्हों का भी उपयोग करना, और क्या है हाव भाव कंपलसरी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है स्पष्टता। वक्ता द्वारा ध्वनियों व शब्दों व वाक्यों का सही उच्चारण करना। अब तुम बोल रहे किसी एक के बारे में बोल रहे, तुम सही उच्चारण ही नहीं करने आ रहा, सामने वाला समझ सकता है क्या? मौखिक अभिव्यक्ति प्रकटीकरण में मौखिक अभिव्यक्ति करना स्पष्टता का सूचक है। स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का पालन करना चाहिए। गतिशीलता बोले तो क्या है, मान लो इससे पहले गतिशीलता बोले ना, रसिकता बोले ना, मैं रसिकता यानी कहाँ पर बढ़ना चाहिए, आवाज कहाँ पर उठाना चाहिए, कहाँ पर दबे स्वर में बोलना चाहिए, कहाँ पर किस तरह से बोलना चाहिए, आदि गतिशीलता। స్పష్టతలో కరెక్ట్ గా ఉచ్చరించాలి, తర్వాత విరామ చిహ్నాలను ఉపయోగించాలి, ఇది స్పష్టత। అర్థమైందా? गतिशीलता क्या है? हाँ मतलब बढ़ाना कम कर। ओके नेक्स्ट है स्पष्टता के बाद शिष्टता। स्पष्टता के बाद क्या है ना शिष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति में आधार देना शिष्टता का सूचक है। ओके आधार शिष्टता का सूचक है। इसी शिष्टता से आधार व गौरव, आधार नियम है, आधार व गौरव का पात्र बनता है। अब हम इसके बारे में बोल रहे हैं, किसी గొప్ప వారి గురించి చెప్తున్నాం, ఆయనకు మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి, రెస్పెక్ట్గా తీసుకోవాలి। ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గురించి చెప్తున్నాం అనుకో, ఆయనని గౌరవంగా తీసుకోవాలి। ఓకే गांधी గారి గురించి చెప్తే गांधी तुम्हारे दोस्त नहीं है, गांधी जी कहना चाहिए। 8 बजे ओके समझ रहे बात को? हम क्या है शिष्टता है ना, शिष्टता అంటే ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా, शिष्टाचार बोलते क्या है, आदर भाव रहना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, वही शिष्टता है। नेक्स्ट है समर्थता। वक्ता को चाहिए कि वह किसी विषय पर बात कर रहा है उसमें निपुण होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान बांटने का प्रयत्न ना करे। తెలియని విషయాలను సగం సగం తెలుసుకొని చెప్పకూడదు, నీకు సమర్థంగా దాని గురించి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడే చెప్పాలి, అదేంటిది సమర్థత। ओके इस गुणों की कमी से व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। ఒకవేళ నీకు నువ్వేదైనా విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నావు, దాని గురించి నీకు తెలియదు అనుకో, అప్పుడు వినే వాళ్ళు నీ మీద నవ్వుతారు, అదేంటిది సమర్థత। అర్థమవుతుందా? इसी का पात्र बन जाते हैं। नेक्स्ट है उदायता या उपयोगिता या क्या है स्वाभाविकता। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता सहजता का लक्षण है। बनावटी या दिखावा करने वालों को स्वाभाविकता विरुद्ध होती है। నేచురాలిటీ అనేది ఉండాలి, అర్థమవుతుందా? చెప్పే దాంట్లో నేచురాలిటీ ఉండాలి। నువ్వేదో గొప్పగా అందులో లేనిపోని అన్ని కల్పించి చెప్తే ఎవరు వినరు। समझ रहे आप बातों को? क्या क्या बोले अपन? पहला क्या है मधुरता है, इसके बाद क्या है प्रभाव उत्पादकता है, इसके बाद क्या है गतिशील यानी कहाँ बढ़ना चाहिए कहाँ कम होना चाहिए, भाषा द्वारा प्रभाव और उसके फ्लो चार्ट के अनुसार बढ़ाना है, हाव भाव करना चाहिए, स्पष्टता रहना चाहिए, स्पष्टता यानी विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने आना चाहिए। और शिष्टता बोल तो आदर या गौरव का जो भी पात्र बनता है उन्हें गौरव के साथ हमें बोलना चाहिए। समर्थता यानी जो भी विषय के बारे में हमें बातचीत करते हैं उसमें हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। उदयता या उपयोगिता स्वाभाविकता हो तो नेचुरलिटी बोलते से रहना, बनावटीपन नहीं रखना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के विशेषताएं। मौखिक अभिव्यक्ति के पहले क्या अपने कारण, उसके बाद क्या है विधियां, उसके बाद क्या है विशेषता। ओके